Success Mantra. We shape future. Hello everyone, welcome you all in today's The Hindu news analysis. So prior to the details, let's have a sneak peek what is important for us in today's The Hindu. आजकल द हिंदू को पता नहीं क्या हो गया, या द हिंदू कहिए या फिर ये कह लीजिए कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ ऐसी चीजें हैं जो डेली बेसिस पर वो चीज आ रही हैं, दैट इज द नेवी। तो इंडियन नेवी से रिलेटेड डेली न्यूज आ रही है और हम लोगों ने डेली कवर भी किया, और आज आई गेस की थर्ड डे है जब हिंदू ने पूरा टेक्स्ट इन कॉन्टेक्स्ट ही इस पर्टिकुलर टॉपिक को दे दिया। दैट इज द फर्स्ट इज द आईएनएस मोरमुगांव एंड इट्स कैपेबिलिटीज को डिस्कस करेंगे, और द हिंदू ने पूरा एक एडिटोरियल पेज दिया है, इसको डेडिकेट किया है। सो आई होप कि आप पढ़ेंगे, पेज नंबर 10 पे है। सेकेंड टॉपिक इज लेटेस्ट क्लास बिटवीन द आप एंड द दिल्ली एलजी। लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब और ये आपके केजरीवाल साहब के साथ कुछ ना कुछ होते ही रहता है, तो इस क्लैश को भी अभी हम क्लियर करेंगे कि भाई क्या रिसेंट क्लैश क्या है इसका और क्या रीजन है, और दिल्ली के बारे में थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन जानेंगे जो कि आपके आर्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है व्हेन इट कम्स टू द DULLB, राइट। और DUCET के लिए भी इंपॉर्टेंट है ये सब टॉपिक्स, HM के लिए भी, क्योंकि इसमें एक ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिया गया है जो कि देखना बनता है। थर्ड टॉपिक इज FCRA रेगुलेशंस। कल अमित शाह जी ने कहा है कि जो भी FCRA रेगुलेशंस, जो भी NGO, FCRA बेसिकली फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, इसको जो भी बाईपास करने की कोशिश करेगा हम उसे नहीं छोड़ेंगे। लास्ट टॉपिक इज नेक्स्ट फाइनेंशियल क्राइसिस विल कम अप फ्रॉम द प्राइवेट क्रिप्टोज, RBI गवर्नर। ये बहुत टाइम पहले से चल रहा है, इवन क्लैट ने भी इस चीज को मेंशन किया अपने एग्जाम में। और जब क्रिप्टो की बात आती है तो ये एक ऐसी करेंसी है जिसको कोई बैकअप नहीं देता है। बैकअप देने का मतलब मेरा ये है कि कोई भी सेंट्रल अथॉरिटी नहीं है जो इसको कोऑर्डिनेट करेगा ताकि इसको कंट्रोल किया जा सके, इसके प्राइसेस को। तो इसमें बहुत अच्छे से डिटेल में हम लोग एक एक चीज को बारी बारी से देखेंगे। फर्स्ट टॉपिक है हमारा मोरमुगांव, ये है हमारा INS मोरमुगांव। तो पढ़ते हैं INS मोरमुगांव। एक्चुअली बेसिकली देखिए, INS मोरमुगांव जब पढ़िएगा तो ये आज का नहीं है कि लगे कि हाँ सर आज ही आया है। जब भी हम मोरमुगांव के बारे में पढ़ेंगे, तो इसमें 2-3 एस्पेक्ट्स पे आपको फोकस करना है। INS मोरमुगांव के लिए 2 प्रोजेक्ट थे, मतलब यहां तक पहुंचने के लिए एक था प्रोजेक्ट 15A और एक था प्रोजेक्ट जो आज भी चल रहा है 15B, राइट। और इसका पेरेंट प्रोजेक्ट है प्रोजेक्ट 15 जो कि स्टार्ट हुआ था 1960s में। बाकी डिटेल में देखेंगे कि एग्जैक्टली प्रोजेक्ट 15A क्या है, और ये रिलेटेड है आपको कोलकाता से रिलेटेड है ये, प्लस दिल्ली से रिलेटेड है। तो इसके 2 नाम है ऐसे, तो उसको हम अच्छे से फिगर आउट करेंगे एग्जैक्टली क्या है। मोरमुगांव में एक चीज है दैट इज द स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस इस मोरमुगांव की बहुत है। सर स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस कैसे बहुत है? देखो, ये जो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस वाला वर्क है ये अगेंस्ट करेगा चाइना के। जैसे चाइना की बात करें तो साउथ चाइना सी है, चाइना अपना प्रेजेंस बढ़ा रहा है, तो हम लोग भी अपना जो सी के अंदर, जो ओशन के अंदर हमारा जो प्रेजेंस है वो बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। और वो ऐसे तो होगा नहीं कि जाके सोल्जर्स खड़े कर दिया हमारा हो गया स्ट्रांग। हमें कुछ ऐसे इक्विपमेंट्स, ऐसे मशीन्स की जरूरत पड़ेगी जो कि बहुत अच्छे से इस चीजों को टैकल कर सके। तो आई होप कि एक आइडिया लग गया होगा। अब इसको पढ़ने में मजा आएगा थोड़ा सा, और चीजों को आप रिलेट कर पाएंगे अच्छे से। INS मोरमुगांव ऑफिशियली इंडिया की नेवी फ्लीट पे आ चुका है। अच्छा, कमेंट सेक्शन में बताइएगा हु इज द करंट हेड ऑफ द नेवी। कल ही मैंने ये बात बताई थी, तो कमेंट सेक्शन में मेंशन जरूर करिएगा, ये आपके क्वेश्चंस में आ सकता है। ये मिलिट्री एक्सपेडिशन अभी बात की थी ना, सिक्योरिटी पर्पस या फिर कह लीजिए कि स्ट्रैटेजिक पर्पस के लिए, तो ऐसे मोरमुगांव को ही लाना पड़ेगा, ऐसे इंडियन नेवी सबमरीन्स को ही लाना पड़ेगा, जिससे हम या INS से रिलेटेड ये मोरमुगांव है, शिप्स हैं, इनको लाना पड़ेगा ताकि मिलिट्री एक्सपेडिशन में आसानी हो सके। देखो, ये वॉरशिप्स जो है वो यार्ड 12,705 नेम्ड आफ्टर द गोवान पोर्ट सिटी मोरमुगांव, वहीं से ये नाम लिया गया है। सेकेंड ऑफ द 4 विशाखापट्टनम क्लास डिस्ट्रॉयर्स बिल्ड अंडर द प्रोजेक्ट 15B। तो 2 प्रोजेक्ट की बात की थी, प्रोजेक्ट 15 जो कि स्टार्ट हुआ था 1960 में, देख लीजिए प्रोजेक्ट 15 1960s में, इसके 2 प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट 15A और 15B। तो मोरमुगांव आपका कहां पे है? जब मोरमुगांव की बात करिएगा तो मोरमुगांव है आपका प्रोजेक्ट
15B पे, राइट। तो यहाँ पे इसका नाम लिख लेते हैं मार्मुगांव। अच्छा, ये मार्मुगांव जो है ये विशाखापट्टनम क्लास से है। अच्छा, ये आप लोग के माइंड में आ रहा होगा कि ये विशाखापट्टनम क्लास क्या है सर। तो देखो, विशाखापट्टनम क्लास एक्चुअली वो होता है, जैसे कभी आप लोगों ने घराना का नाम सुना होगा, है ना। दिल्ली घराना से बिलोंग करते हैं, राजस्थान घराना से बिलोंग करते हैं, जैसे सिंगर्स होते हैं। अगर जाकिर खान के फैन होंगे तो आपको पता होगा कि इंदौर घराना क्या होता है। तो वैसे ये विशाखापट्टनम क्लास है कि इस क्लास से ये मार्मुगांव बिलोंग करता है, जो कि 15B का एक पार्ट एंड पार्सल है। चलिए इसमें आगे देखते हैं कि भाई इसमें और क्या क्या आते हैं। तो मार्मुगांव फायर पावर कंप्राइजेस ब्रह्मोस, इसमें ब्रह्मोस है। अब ब्रह्मोस इज सैम, सास है, सॉरी, सरफेस टू सरफेस है ये। एंड एसएसएम जिसको बोलता है सरफेस टू सरफेस। सेकंड इज बराक 8 भी होगा इसमें, सरफेस टू एयर, ये सैम है। मिसाइल एंड 76 मिलीमीटर सुपर रैपिड गन माउंट, तो ये तो हो गई, इसमें मशीन्स कितने लगे हुए हैं। तो एक तो ब्रह्मोस है सरफेस टू सरफेस वार करने के लिए, और एक है सरफेस टू एयर वार करने के लिए। मतलब ये कहां काम आएगा, सरफेस टू एयर सैम वाला। अगर कोई मान लीजिए कि कोई एयरक्राफ्ट अगर आता है, एयरक्राफ्ट, तो आपका आईएनएस मोर्मुगांव ही उसको डिस्ट्रॉय कर देगा बाय द यूज ऑफ बराक 8। और इसमें गन्स भी लगे हुए हैं, गन माउंट 78 मिलीमीटर 76 मिलीमीटर के सुपर रैपिड गन माउंट, राइट। तो इस चीजों को ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है व्हेन इट कम्स टू द करंट अफेयर्स। ये ऐसे चीजें क्वेश्चन पूछ लेते हैं। द शिप इज आर्म्ड विद RBU 6000 एंटी सबमरीन रॉकेट लॉन्चर्स। देखो, अब सबमरीन आता है, एयरक्राफ्ट को तो टैकल कर लेंगे बराक से, सरफेस पे शिप्स को टैकल कर लेंगे, लेकिन समुद्र में किसको टैकल करेंगे, जो सबमरीन आ रही है, पनडुब्बी आ रही है, उसको कैसे टैकल करेंगे। तो उसके लिए हमारे पास RBU 6000 एंटी सबमरीन रॉकेट लॉन्चर्स हैं एंड 533 mm टॉर्पीडो लॉन्चर्स भी हैं। इट इज ऑल्सो इक्विप्ड टू कैरी एंड ऑपरेट मल्टी रोल हेलीकॉप्टर्स, इसमें हेलीकॉप्टर्स भी कैरी करा सकते हैं। तो ये राइट बहुत बढ़िया होगा व्हेन इट कम्स टू द एयरक्राफ्ट कैरियर की जब बात होती है, तो एयरक्राफ्ट कैरियर काइंड ऑफ भी है। और ये गांव पोर्ट सिटी के बाद इसका नाम रखा गया है। इंडियन नेवी के 2 प्रोजेक्ट, ये 15B और का नाम P15B भी है। तो ये कंफ्यूज नहीं करना है अगर P15B आता है तो। What are the capabilities of INS मार्मुगांव? कैपेबिलिटीज की बात करते हैं, जब हम किसी को देखते हैं तो हम जज करते हैं ना कि क्या कर सकते हो, व्हाट आर योर कैपेबिलिटीज, व्हाट यू कैन डू, ये सब बातें हैं। तो उसमें भी ऐसे ही है। तो 163 मीटर लॉन्ग डिस्ट्रॉयर है, 17 मीटर वाइड एंड डिस्प्लेसेस 7400 टन्स व्हेन फुल्ली लोडेड। दिस इज द कैपेसिटी एंड द शिप इज प्रोपेल्ड बाय 4 गैस टर्बाइंस कंबाइंड गैसेस एंड गैस कॉन्फ़िगरेशन। तो कितने टर्बाइंस है इसमें, गैस टर्बाइंस 4 है। तो स्पीड भी अच्छी होगी, और स्पीड देखो ये है 30 नॉट्स। जब स्पीड पानी में होती है तो उसे हम नॉटिकल माइल्स में जोड़ते हैं, तो इसकी स्पीड क्या होगी, नॉट्स। और नॉट्स को जब हम कन्वर्ट करेंगे तो 50 किलोमीटर पर आवर होता है। अच्छा, ये इसमें इसका जो नॉटिकल माइल्स का रेंज कितना है, 4000, और ये 300 पर्सनल्स को एक बार में कैरी कर सकता है। बहुत बड़ी बात है भाई, एक पूरी आप आर्मी लेके जा सकते हो, आप हेलीकॉप्टर्स ले सकते हो, ब्रह्मोस, बराक जैसे मिसाइल्स रख सकते हैं अपने साथ। नाउ अच्छा, इसमें ना कुछ टर्म्स हैं जो आपको रिमेंबर कर लेने चाहिए, आई गेस, कि अगर पूछता है तो यू शुड बी एबल टू आंसर इट। कि डिजिटल नेटवर्क्स एज द, इसमें कुछ डिजिटल नेटवर्क्स भी लगाए हैं। जैसे उसमें पहला है गीगाबाइट ईथरनेट बेस्ड शिप डेटा नेटवर्क, दिस इज द फर्स्ट। सेकेंड इज कॉम्बैट मैनेजमेंट सिस्टम, जिसे हम कहते हैं सेकेंड, ठीक है। थर्ड इज ऑटोमेटिक पावर मैनेजमेंट सिस्टम, इट इज द थर्ड। एंड इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म मैनेजमेंट सिस्टम फोर्थ, शिप डेटा नेटवर्क फिफ्थ। तो ऐसे ऐसे 5 ऑटोमेटिक ये कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स लगाए गए हैं इसके अंदर, जिसका नाम आपको याद रखना चाहिए। फर्स्ट इज द GESDN, सेकेंड इज CMS, थर्ड इज APMS एंड IPMS एंड शिप डेटा नेटवर्क, दैट इज द SDN। अच्छा, ये माइंड में आना चाहिए कि सर इनका काम क्या होता है, तो इसका काम भी देख लेते हैं। ये देखिए, जाएंगे अभी 15A पर भी देखेंगे एक बार, वो जरूरी है। CMS क्या परफॉर्म करता है, CMS परफॉर्म्स थ्रेट इवोल्यूशन एंड रिसोर्स ऑल एलोकेशन बेस्ड ऑन द टैक्टिकल पिक्चर कंबाइंड एंड एनिमेशन अवेलेबल ऑन बोर्ड। ये सभी के पिक्चर्स इवेल्युएट करके कॉम्बैट में हेल्प करता है। APMS कंट्रोल पावर मैनेजमेंट, IPMS कंट्रोल मॉनिटर, ये कंट्रोल भी करता है और मॉनिटर भी करता है। इसके नाम में ही लिखा है इंटीग्रेटेड,
राइट। तो इंटीग्रेटेड है तो 2 काम करेगा एटलीस्ट। एसडीएन इज द इंफॉर्मेशन हाईवे ऑफ डेटा फ्रॉम सेंसर्स एंड वेपन्स। इससे ये पता चलता है कि डेटा नेटवर्क है। अब नेटवर्क की बात आएगी तो वो डेटा कलेक्ट करने में हेल्प करेगा, इंफॉर्मेशन गैदर करेगा। तो ये सब इनका काम है। तो इन 5 का देख लिया, उनका काम भी देख लिया। अच्छा, ये प्रोजेक्ट 15B क्या है भाई? प्रोजेक्ट 15 1990s में लॉन्च हुआ था। माय बैड, आई मिस्टेकनली रोट 60s देयर। इट वाज फॉलोड बाय 15A, जिसको कोलकाता क्लास भी बोला जाता है। 15B इज विशाखापट्टनम क्लास। अच्छा, ये द प्रोजेक्ट वाज लॉन्च्ड, ये 15B के बारे में है, जनवरी 2011 में, और उसके बाद फाइनली ये अभी आना शुरू हो चुका है। अच्छा, इसके और भी आएंगे आगे 25-26 में, तो उनके बारे में भी थोड़ा सा। So this is the second analysis for today. What is the latest clash between the AAP and the Delhi? तो ये एलजी साहब हैं और ये हमारे केजरीवाल साहब हैं, इनके बीच लड़ाइयाँ चलती रहती है। तो अभी जो करंट इसमें डिस्प्यूट है वो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। क्यों इंटरेस्टिंग है? अच्छा, आप लोगों ने देखा होगा कि एग्जैक्टली ये जो दिल्ली में रहते हैं या नहीं भी रहते, उन्हें पता होगा कि एक ना एडवर्टीजमेंट्स होती है, एडवर्टीजमेंट्स होती है। अच्छा, ये डिस्प्यूट हम किसके अंडर पढ़ रहे हैं? अंडर द हेडलाइन ऑफ एलजी एंड आर। अभी रिसेंटली क्या हुआ है कि एलजी ने फाइन लगाया है, या फिर कह लो कि कॉस्ट मांगा है फ्रॉम दिल्ली गवर्नमेंट फॉर दिस। एडवर्टीजमेंट्स का कॉस्ट मांगा है कि आपने जो एडवर्टीजमेंट्स करे हैं पूरे साल भर का कॉस्ट कौन देगा साहब? एडवर्टीजमेंट तो कर लिया, पैसा तो देना पड़ेगा। तो आपने इसको डिफेंड किया है कि नहीं, डेट वाज ऑल द गवर्नमेंट स्कीम्स एंड ऑल। तो वो तो चलिए देख लेंगे क्या क्या बातें हैं उसके बीच में, वो सबको कवर करेंगे अभी। तो इसमें पहला है दिल्ली लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है अभी? विनय कुमार सक्सेना। इनका नाम याद रखना, ये ऐसे नाम कभी कभार धोखा मार के पूछ लिया जाता है DOLLB में भी। विनय कुमार सक्सेना हैज डायरेक्टेड द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ 2016 ऑर्डर ऑफ द कमिटी ऑन कंटेंट रेगुलेशन इन गवर्नमेंट एडवर्टाइजिंग। तो इसका नाम है CRGA, ठीक है, CRGA, कंटेंट रेगुलेशन ऑन इन गवर्नमेंट एडवर्टाइजिंग। ये नाम याद रखना, कंटेंट रेगुलेशन इन गवर्नमेंट एडवर्टाइजिंग। और इसमें कितने करोड़ का फाइन मारा है? 97.14 इन द नेम ऑफ पॉलिटिकल एडवर्टाइजमेंट। और आपने डिफेंड किया है। तो पहले तो ये चीज जानेंगे कि सर एलजी ऐसा क्यों कर रहा है? एलजी के पास पावर है इतनी, और तो किसी स्टेट में नहीं है, बिहार में तो नहीं होता, या फिर यूपी में नहीं होता कि गवर्नर ने इतना बड़ा फाइन लगाया हो फॉर द एडवर्टाइजमेंट, है ना। गुजरात में भी नहीं होता। तो देखो, एलजी को ना एक स्पेशल स्टेटस मिला हुआ है NTCD में, मतलब NCTD। ये देखेंगे क्या क्या है। नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली इसका फुल फॉर्म है। तो एलजी का स्पेशल स्टेटस देखेंगे कब आया, कैसे आया। सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट भी है, तो उसको भी फॉलो अप देंगे। चलिए, द गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल ऑफ टेरिटरी ऑफ दिल्ली अमेंडमेंट एक्ट 2021 में एक अमेंडमेंट हुआ, ठीक है, GNCT ऑफ दिल्ली अमेंडमेंट एक्ट 2021। इस अमेंडमेंट में कुछ आर्टिकल्स को चेंज किया गया ऑफ 1991 का, मतलब ये हमारा हो जाएगा प्रिंसिपल एक्ट, है ना। ये हमारा प्रिंसिपल एक्ट है। अब इस प्रिंसिपल एक्ट में चेंज किया गया और गवर्नमेंट को पावर दिया गया। गवर्नमेंट इन द नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली मीन द लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ दिल्ली, ठीक है। तो गवर्नमेंट जो आप गवर्नमेंट की बात करते हैं वो लेफ्टिनेंट गवर्नर होगा बेसिकली। इट गिव्स डिस्क्रिशनरी पावर टू द एलजी इवन इन मैटर्स वेयर द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ दिल्ली इज एम्पावर्ड टू मेक लॉज। इस अमेंडमेंट के बाद से एलजी उन मैटर्स में भी लॉ बना सकता है जहां पर केवल असेंबली मेंबर्स के पास राइट्स होता है या पावर होता है कि वो बना सकता है लॉ, लेकिन अब एलजी भी बना सकता है आफ्टर दिस 2021 अमेंडमेंट इन 1991 एक्ट। तो और क्या क्या इसमें आया? तो एनैक्टमेंट ऑफ GNCTD एक्ट देखते हैं। तो 1991 में सप्लीमेंट प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटिंग टू, ये बेसिकली 1991 में ना एक अमेंडमेंट किया गया था, 69th अमेंडमेंट। उसके बाद दिल्ली को NCT ऑफ दिल्ली का दर्जा मिला और फिर गवर्नर के पावर्स को इंक्रीज किया गया। और सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था कि इट इज गुड। सुप्रीम कोर्ट ने इसलिए अच्छा कहा क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म को देखते हुए ये अच्छी बात थी, बट इसका मिसयूज होना शुरू हुआ विद टाइम। तो 69th अमेंडमेंट ने 2 आर्टिकल्स ऐड किए, 239AA
239A बी, ठीक है। 239A क्या बोलता है, यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली बी कॉल्ड एज नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली एंड इट्स एडमिनिस्ट्रेटर शैल बी नोन एज लेफ्टिनेंट गवर्नर। मतलब जो एडमिनिस्ट्रेटर होगा वो कौन होगा, लेफ्टिनेंट गवर्नर। और 239A क्या बोलता है, प्रेसिडेंट में बाय ऑर्डर सस्पेंड द ऑपरेशन ऑफ एनी प्रोविजन ऑफ 239A or of all any of the provisions of any law made in pursuance of that article. This position resembles 356 president rule. मतलब कि प्रेसिडेंट रूल लगाने के लिए आपको 239A भी अप्लाई करके आप प्रेसिडेंट रूल अप्लाई कर सकते हैं। तो आई होप कि यहां तक क्लियर होगा बात कि लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास इतने पावर्स, दो अमेंडमेंट्स, 1991 का एक 69th अमेंडमेंट और 2021 का GNCTD अमेंडमेंट, तो इनको ध्यान में रखिएगा। ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इन द पॉलिटी सेक्शन फॉर DULLB। पॉलिटी सेक्शन ऑफ DULLB में ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और अभी तो न्यूज में चल रहा है, तो इट शुड बी इन योर माइंड। प्लस MHSET और क्लैट भी ऐसे क्वेश्चंस पूछता है व्हेन इट कम्स टू 239AA। ऐसे डायरेक्टली क्वेश्चन आया हुआ कभी देख लेना कि NCT ऑफ दिल्ली कब किस आर्टिकल में है कि दिल्ली जो है यूनियन टेरिटरी नहीं बल्कि नेशनल कैपिटल ऑफ टेरिटरी होगा, वो 239AA में है। आई गेस कि ये बहुत आसान चीज था, इसमें कुछ रॉकेट साइंस है नहीं। अब आते हैं CCGRA पे, कमिटी ऑन कंटेंट रेगुलेशन गवर्नमेंट एडवर्टाइजिंग। ये एग्जैक्टली है क्या, और ये न्यूज में भी है अभी, ये फाइन तो इसी एक्ट के थ्रू लगाया गया है। तो देखते हैं। बेसिकली देखो, ये 3 मेंबर कमिटी है जो कि सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया था कॉमन कॉज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2015 में। कॉमन कॉज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2015 का जजमेंट था। इस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इस एडवर्टीजमेंट्स को कंट्रोल करने के लिए कुछ करो और ये एक कमिटी वमिटी बनाओ जिससे हम कुछ काम कर सकें और पैसा वैसा लिया जा सके। तो गवर्नमेंट ने एक 3 मेंबर बॉडी बनाई। द CCRGA वाज फॉर्म्ड बाय द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ I&B। तो ये चीज याद रखना है कि क्वेश्चन अगर पूछा जाए आपसे कि CCRGA किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है, तो इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री के अंदर आता है ये, ठीक है। 2016 में ये बना था और केस था 2015 का। द बॉडी इज सेट अप टू रेगुलेट द कंटेंट ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। मतलब अगर सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट कोई एडवर्टीजमेंट देता है तो उसको पे करना पड़ेगा और CCRGA जो है उसका मॉनिटरिंग बॉडी होगा, ठीक है। बट आप गवर्नमेंट अभी क्या बोल रही है कि नहीं नहीं, दे आर द गवर्नमेंट स्कीम्स, तो उनको तो एडवर्टाइज करना होगा, वो कैसे आ जाएगा इसमें। अब कुछ स्टेट्स हैं जिनके पास ऑलरेडी स्टेट लेवल 3 मेंबर कमिटी है, जैसे कर्नाटक, गोवा, मिजोरम एंड नागालैंड। अभी एक आपका छत्तीसगढ़ भी इसमें शामिल हुआ था। स्टेट गवर्नमेंट छत्तीसगढ़ हैज गिवन इट्स कंसेंट कि सेंट्रल कमिटी ही मॉनिटर कर ले उसको, हम अलग से नहीं बनाएंगे। और इसमें एक और बॉडी आ जाती है, डायरेक्टरेट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड पब्लिसिटी, जो कि गवर्नमेंट कैंपेन्स इशू करती है टू आइडेंटिफाई स्पेसिफिक एडवर्टाइजमेंट्स, क्वांटिफाई द मनी स्पेंट ऑन देम एंड रिकवर इट फ्रॉम द आम आदमी पार्टी। तो DIP भी समझ में आ गया कि बेसिकली जितना भी खर्चा आम आदमी पार्टी करेगी एडवर्टीजमेंट पे या किसी भी तरह का वो एडवर्टीजमेंट्स करेगी, उस पर जो खर्चा होगा उसको मॉनिटर कौन करेगा, DIP। तो CCRGA तो एक्ट हो गया जिसके थ्रू आप रेगुलेट कर सकते हो, और DIP वो पर्सन हो गया जिससे आप जो आपका पैसा निकाल के लाएगा, ठीक है। चलिए आते हैं, ये अब हमारे पे चाणक्य के बात पे आते हैं। NGOs फ्लाउंटिंग FCRA रूल्स विल नॉट बी टॉलरेटेड, अमित शाह। देखिए FCRA हम लोगों ने पहले भी बहुत बार पढ़ा व्हेन इट कम्स टू द राजीव गांधी लाइक NGO। जब राजीव गांधी के 2 सेलिब्रेटेड NGO थे उनके, जिनके ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग और FCRA रेगुलेशंस का वायलेशन की केस फाइल किया गया और उनको बैन कर दिया गया उन 2 NGOs को, राइट। PFI को भी जो बैन किया गया तो UPA भी था और FCRA भी उसमें एक पॉइंट था। सर FCRA है फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, थोड़ा सा बात करते हैं उसके बारे में, उसके बाद फिर हम इसके थोड़ा डिटेलिंग को देखेंगे एग्जैक्टली क्या बात करता है ये FCRA आपका, राइट। हमारा टॉपिक है FCRA। इसका मतलब होता है फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, ठीक है। इसके तहत इस साल राजीव गांधी से रिलेटेड 2 NGO थे। एक राजीव गांधी 1 कर लेते हैं, आगे हम उसका नाम क्लैरिफाई कर लेंगे, और राजीव गांधी 2 कर लेते हैं। इन 2 NGOs को किया गया बैन, ठीक है, FCRA रेगुलेशंस में। तो हमारा क्या काम है देखना, एक तो इनका NGO का नाम याद रखना है
और हम देखेंगे अबाउट FCRA, है ना। अबाउट में हम क्या क्या देखेंगे कि क्या प्रोविजंस हैं और क्या पावर्स हैं, है ना। अच्छा, ये FCRA किस मिनिस्ट्री में आएगा, अभी तक तो आइडिया लग गया होगा। FCRA आएगा मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में, ठीक है, क्योंकि इसे देख रहे हैं हमारे मोटा भाई, ठीक है, अमित शाह जी देख रहे हैं इसको, और अमित शाह भी मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स की हेड, तो होम अफेयर्स में वही है अभी, तो FCRA को वही मॉनिटर कर रहे हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं FCRA में क्या क्या है। तो FCRA बेसिकली ये देखिए, ये दो ही ऑर्गेनाइजेशन है, राजीव गांधी फाउंडेशन और राजीव गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट, इनको बैन किया गया। अब जो भी NGO आते हैं इसके अंदर, वो मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, इनकम टैक्स एक्ट, FCRA का वायलेट करते हैं, उनको हटा दिया जाता है। FCRA आया था 1976 में, अमेंड हुआ था 2010 में, जिसमें फॉरेन डोनेशंस को रेगुलेट करने की बात की गई और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर आता है। जो भी अभी हम लोगों ने बात की वो सब इसमें था। प्रोविजंस क्या है इस एक्ट के, देखो इस एक्ट के ना कुछ बहुत स्ट्रिक्ट प्रोविजंस है कि कौन पैसा लेगा, कितना लेगा, कहां से लेगा, सब चीज है। FCRA requires every person or NGO wishing to receive foreign donation to be registered under this act। फॉरेन से किसी भी तरह का डोनेशन लेता है कोई पर्सन या फिर NGO, उसको FCRA 1976 के अंदर रजिस्टर करवाना होगा। और पैसा कहां लोगे, आपका अकाउंट होना चाहिए SBI दिल्ली में, ये मैंडेटरी है, SBI का किसी भी ब्रांच में नहीं, SBI दिल्ली में। अच्छा, ऐसा ही एक जगह और है, व्हेन इट कम्स टू द इलेक्टोरल बॉन्ड्स। इलेक्टोरल बॉन्ड्स आपको आई गेस की पता ही होगा, इलेक्टोरल बॉन्ड्स का भी जो पैसा है वो आपको डायरेक्टली SBI के ही ब्रांच में लिया जाता है। सेम गोज विद द FCRA, बट इसमें ये है कि दिल्ली वाले ही ब्रांच में आप ले सकते हैं। दीज फंड्स यूटिलाइज ओनली फॉर द पर्पस ऑफ NGO। जैसे मान लीजिए कि आपका NGO किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए है, जस्ट लाइक फॉर द एसिड अटैक विक्टिम्स के लिए, तो उसी पे स्पेंड होना चाहिए और कहीं नहीं। ये बेसिकली टेररिस्ट एक्टिविटीज को मॉनिटर करने के लिए किया जाता है, ठीक है। और बस इतना इसमें था। आगे देखते हैं और क्या क्या है इस प्रोविजंस में। हु कैन नॉट रिसीव, तो कैंडिडेट्स फॉर इलेक्शन, अगर कोई इलेक्शन के लिए खड़ा है वो रिसीव नहीं कर सकता। कोई जर्नलिस्ट है या न्यूज़पेपर मीडिया ब्रॉडकास्टिंग वाले नहीं कर सकते। जजेस या गवर्नमेंट सर्वेंट नहीं ले सकते। MLAs और पॉलिटिकल पार्टीज ऑफिस बियरर्स नहीं ले सकते। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ जो कि पॉलिटिकल नेचर का है वो भी FCRA से पैसा नहीं ले सकता। रजिस्ट्रेशन अंडर FCRA, तो आपको FCRA का रजिस्ट्रेशन करवाना होगा, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स अपना आपको स्क्रूटनी करेगी, फिर आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। कौन रिसीव नहीं करेगा ये देख लिया हम लोगों ने, रजिस्ट्रेशन भी देख लिया। अच्छा, ये मिनिस्ट्री के ऊपर होता है कि वो एक्सेप्ट करेगा नहीं करेगा। अच्छा, इसके रजिस्ट्रेशन की ना खास बात होती है कि ये 5 साल तक ही वैलिड होता है इसका रजिस्ट्रेशन, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि हमने 1 जनवरी 2022 को रजिस्ट्रेशन करवा लिया, ठीक है, तो वो रजिस्ट्रेशन आपको 1 जैन 2027 तक ही रहेगा। और ये डेट आने में जैसे ही अगर 6 मंथ्स होगा और आपको कंटिन्यू रखना है, तो यू शुड फाइल फॉर रिन्यू द रजिस्ट्रेशन। अगर आप रजिस्ट्रेशन रिन्यू नहीं करवाते हैं, लेट सपोज, तो और ये डेट पास ऑन हो जाता है, तो अब ऑटोमेटिकली वो कैंसिल हो जाएगा आपका रजिस्ट्रेशन, और 3 ईयर तक आप रजिस्ट्रेशन नहीं करवा सकते। ये बेसिकली ये चीजों को ध्यान रखना। आगे देखते हैं, इसको हम लोगों ने लिखा भी, ऐसा मेंशन भी कर रखा है, तो टेंशन नहीं लेना है कि 6 मंथ्स के अंदर अप्लाई करना है। इन केस ऑफ फेलियर रजिस्ट्रेशन डीम टू बी एक्सपायर्ड, तो ये बेसिकली यहाँ मेंशन ही है। और ये NGOs कैंसिल हो गए तो वो री रजिस्ट्रेशन फॉर 3 ईयर्स नहीं करवा सकते। ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का लोगो है और ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर आता है ये पूरा चीज, तो इसको ध्यान से रखना है, राइट। चल नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट फाइनेंशियल क्राइसिस विल कम फ्रॉम द प्राइवेट क्रिप्टोज RBI गवर्नर। देखो RBI गवर्नर की बात जो है वो बहुत सही भी है, क्योंकि जो क्रिप्टो है, क्रिप्टो में प्रॉब्लम ये है, जब हम क्रिप्टो करेंसी की बात करते हैं, जब हम क्रिप्टो की बात करें, इसमें थोड़ी बहुत बातें देखते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो क्रिप्टो करेंसी की बात करते हैं तो इसके पैरेलल में एक और चलता है, दैट इज द ब्लॉकचेन, क्योंकि ये यही टेक्नोलॉजी है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है, उसी पे वर्क भी करता है। अब जब क्रिप्टो करेंसी की बात करते हैं हम, तो ये 2009 में एक था पर्सन सतोशी नाकामोतो, सतोशी नाकामोतो,
अच्छा, ये कंफर्म नहीं कि यही पर्सन है, ये किसी को कंफर्म नहीं है। इट वाज जस्ट लाइक अ डीप फेकिंग। ये हम लोगों ने पढ़ा था डीप फेकिंग। बताइएगा कमेंट सेक्शन में डीप फेकिंग क्या होता है। एंड डॉक्सिंग भी पढ़ा था हम लोगों ने इसके साथ। ये दोनों साइबर ऑफेंसेस हैं। साइबर ऑफेंसेस हैं डीप फेकिंग एंड डॉक्सिंग। तो क्रिप्टो करेंसी बेसिकली सातोशी नाकामोटो का ही देन है 2009 में। अब क्रिप्टो करेंसी की जब बात आती है तो यहाँ पर किसी भी तरह का कोई भी सेंट्रल बैंक इसको बैकअप नहीं देता है, राइट। किसी भी तरह का सेंट्रल बैंक इसको बैकअप नहीं देता। जैसे आपके पास इंडिया में कौन सा सेंट्रल बैंक है? आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अच्छा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में थोड़ा सा अगर देखोगे तो आरबीआई जो है 1934 के एक्ट से बना था इन 1935। ये चीजें तो क्लियर ही होंगी। और आरबीआई को बनाने के लिए कमीशन थी जिसे हम कहते हैं हिल्टन यंग कमीशन, ठीक है, हिल्टन यंग कमीशन। और आरबीआई नेशनलाइज कब हुआ? 1949 में, ठीक है, जिस टाइम पे बैंक नेशनलाइजेशन एक्ट आया था। तो आई गेस की काफी सारी इंफॉर्मेशन हो गई आरबीआई से रिलेटेड। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी भी इसी में है, तो जब न्यूज में रहेगा तो हम उसको जरूर कवर करेंगे। अभी के लिए देखते हैं, शक्तिकांता दास आरबीआई के गवर्नर हैं। उन्होंने कहा है कि नेक्स्ट फाइनेंशियल क्राइसिस आएगा क्रिप्टो करेंसीज के ही कारण। और ये क्यों हो रहा है? क्योंकि एफटीएक्स के जो कोलैप्स हुआ है उसके बाद ही ये चीज न्यूज आ रही है। और बीएफएसआई समिट मुंबई में हुआ था, उसमें ये बातें बताई गई। चलिए क्रिप्टो करेंसी देखते हैं क्या है। डिजिटल करेंसी होता है वर्चुअल करेंसी इन विच एनक्रिप्शन टेक्नोलॉजीज आर यूज्ड, जो अभी हम लोगों ने देखा। और इंडिपेंडेंट ऑफ एनी सेंट्रल बैंक, याद रखना, जब भी बैकिंग किसी सेंट्रल बैंक का नहीं होगा वो चीज कोलैप्स करेगी ही करेगी, क्योंकि उसकी कोई गारंटी है ही नहीं, है ना। चलिए आगे देखते हैं, चैलेंजेस प्रपोज टू द क्रिप्टो एसेट्स। क्या क्या चैलेंजेस है भाई? तो रैपिड ग्रोथ हो रहा है एज पर द ग्लोबल कंज्यूमर सर्वे। और इंडिया जो है वो हाईएस्ट है रैंकिंग देन चाइना, यूएस, जर्मनी, जापान इन क्रिप्टो एडॉप्शन। तो इन चीजों को ध्यान में रखना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, एफटीएक्स स्कैंडल क्या है भाई? तो एफटीएक्स फाइल्ड फॉर बैंक्रप्सी एंड इट्स चीफ एग्जीक्यूटिव, कौन है चीफ एग्जीक्यूटिव? सैम बैंकमैन। ये फायर भी कर दिए गए और इन्होंने रिजाइन कर दिया। सैम बैंकमैन फ्राइड, इसका पूरा नाम है सैम बैंकमैन फ्राइड, सॉरी। इन्होंने रिजाइन किया और एफटीएक्स ने बैंक्रप्सी के लिए फाइल की। तो एफटीएक्स देखते हैं क्या क्या है भाई एफटीएक्स के बारे में। क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज बेस्ड इन द बाहामास, देख रहे हो, क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज का ही एक प्लेस था ये बाहामास में। और कंपनी बिल्ड इट्स बिजनेस ऑन रिस्की ट्रेडिंग ऑप्शंस नॉट लीगल इन यूनाइटेड स्टेट्स। इट वाज फाउंडेड बाय सैम बैंकमैन फ्राइड इन 2019। ये क्रिप्टो के बाद सब ये जल्दी पैसा कमाने के लिए उन्होंने बनाया होगा। एंड लेट्स यूजर बाय सेल एंड होल्ड एंड ट्रेड क्रिप्टो करेंसी, जो कि इलीगल थी यूएस में, ठीक है। तो अब ये तो रिजाइन कर दिया इन्होंने और एफटीएक्स बैंकरप्ट हो गई। इट एनेबल कस्टमर टू ट्रेड डिजिटल करेंसी फॉर अदर डिजिटल करेंसीज और ट्रेडिशनल मनी। इट होल्ड अ नेटिव करेंसी नोन एज एफटीटी। तो एफटीएक्स कौन सी क्रिप्टो करेंसी होल्ड करता था? एफटीटी। ये याद रखना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है और ऐसे छोटी छोटी चीजें ना पूछी जाती है ना। एलिट में भी मतलब ऐसे छोटी छोटी चीजें उठा के पूछ दी गई। डीयूएलएल भी तो आपका फॉन्ड है, 30 क्वेश्चन आते हैं भाई। स्लैट में भी सेम चीज है, एमएच सेट में भी सेम है। एफटीएक्स रन इनटू ट्रबल क्यों हुआ? क्योंकि विच ट्रेडर्स यूज फॉर द ऑप्शन लाइक पेइंग ट्रांजैक्शन फीस। एफटीएक्स एज अ नेटिव क्रिप्टो करेंसी टोकन कॉल्ड एफटीटी, जिसको यूज करते थे वही कोलैप्स कर गया। जब करेंसी कोलैप्स कर जाएगी तो ट्रेड कहां से करोगे? In November 2022, a report based on leaked documents appeared to show that Alameda Research held an unusually large amount of FTT tokens, और उसके बाद वो चीजें धीरे धीरे कोलैप्स करने लग गई। FTX and Alameda meant to be separate business, but the report claimed they had a close financial ties. And Alameda Research is a huge fund run by Bankman-Fried. With the revelation, FTT's price plummeted and traders rushed to pull out the FTX. अब जैसे देखो क्या होता है कि कहीं भी हल्की सी भी स्कैंडल की भनक आती है, आप क्या करते हो? पैसा खींच लेते हो वहां से। लोगों ने पैसा खींचना शुरू किया, मतलब हो गई बैंकरप्ट। दिस रिजल्ट इन लिक्विडिटी क्रंच, और लिक्विडिटी क्रंच हुआ मतलब गई कंपनी काम से। ये आज व्हाट नॉट टू बी मिस्ड में है, द नीड टू टेक कैंसर ड्रग्स अफोर्डेबल। ये बड़ा इंटरेस्टिंग आर्टिकल है, पढ़ना एक बार कि कैंसर से रिलेटेड जो लोग हैं अभी, तो उसमें कितने लोग अफोर्ड कर सकते हैं ट्रीटमेंट, कितने नहीं कर सकते, उन्हीं के ऊपर है। और किस तरह से हमारा G20 प्रेसिडेंसी जो हम लोग अभी कर रहे हैं, नेक्स्ट ईयर से हमारा G20 प्रेसिडेंसी है, होल्ड करना है श्रीनगर में।
जम्मू में, तो कैसे हेल्थ को भी हम इस पे प्रायोरिटी देना हमें ज़रूरी है, उन सब चीज़ों के बारे में। और अभी कोविड-19 भी दोबारा सर्ज कर रहा है, तो देख लेना ये आर्टिकल। द इनविंसिबल ओरिजिनलिटी ऑफ श्रीनिवास रामानुजन, बेसिकली मैथ्स डे पे है, आज 22 दिसंबर है, तो देखना ये। और द हिंदू में इससे रिलेटेड बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आए हैं, तो उनको करने की कोशिश करिएगा। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द टर्म आल्सो यूज्ड फॉर द फोर्थ ब्रांच इंस्टीट्यूशन इन अ डेमोक्रेसी? इन तीनों में से ये एक आंसर है। सेकंड, ओवर विच ऑफ द फॉलोइंग एरियाज डू महाराष्ट्र एंड तेलंगाना हैव अ डिस्प्यूट बॉर्डर? बताना क्वेश्चन नहीं आता है, जस्ट आस्क इन द कमेंट सेक्शन, आई विल आंसर योर क्वेश्चंस। थर्ड क्वेश्चन इज व्हाट इज द नेम ऑफ द इंडिजिनियस न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन दैट इज अ पार्ट ऑफ इंडियन नेवी फ्लीट? कल ही करा है, बताइए। फोर्थ, हु हैज बीन सेलेक्टेड एज द चीफ मिनिस्टर ऑफ हिमाचल प्रदेश? थोड़ा सा देख लेना, ड्यूएल एलबी एमएच सेट ये सब पूछ लेता है क्वेश्चन कभी कभी। फिफ्थ, व्हाट इज रिसेंटली, अच्छा ये कोप 15 से रिलेटेड है, जो बायोडाइवर्सिटी समिट से रिलेटेड है, बताना इसका आंसर। बहुत यूनिक आंसर है इसका, है ना, वो देखते ही समझ में आ रहा है। और कोई भी डाउट हो जस्ट मेंशन द कमेंट सेक्शन, एंड इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन जस्ट कनेक्ट टू मी थ्रू द email, and if you don't have my email just put in the comment section ki just provide your email, I'll surely add it. Thank you, that's all from my side.